पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो रिलेटिविटी के प्रमुख परिणाम थे उन सब की चर्चा की और एक सारांश हमने लिखा बोर्ड के ऊपर। और अब हम बचे हुए जो हमारे पास लेक्चर्स होंगे उनमें हम कुछ प्रश्न हल करेंगे, रिलेटिविटी से संबंधित कुछ सवाल हम हल करेंगे। तो पहला सवाल हम ले रहे हैं जो वास्तव में एक डॉपलर इफेक्ट से संबंधित चीज़ है। डॉपलर इफेक्ट आप जानते होंगे कि जैसे ट्रेन जब चलती है और हम कहीं खड़े होते हैं और वो हमारी तरफ आ रही होती है और बाद में सामने आ जाती है और फिर दूसरी तरफ चली जाती है, तो सीटी की आवाज़ जब ट्रेन आती हुई होती है उस समय की आवाज़ और जब ट्रेन चली जाती हुई होती है उस समय की आवाज़ में पिच का फ़र्क होता है, फ्रीक्वेंसी का फ़र्क होता है जो हमें कानों पे सुनाई पड़ता है, तो उसको हम लोग डॉपलर इफ़ेक्ट कहते हैं। तो उसी से संबंधित सवाल है और आप देखें कि रिलेटिविटी में डॉपलर इफ़ेक्ट कैसे काम करता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक स्रोत यानी सोर्स धरती के फ्रेम में v वेग से चल रहा है। अपने फ्रेम में यह न्यू नॉट, ये न्यू पढ़ते हैं, ये ग्रीक अक्षर है न्यू, आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न करता है। आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न करता है। धरती पर आती इन तरंगों की आवृत्ति निकालें। विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक स्रोत धरती के फ्रेम में v वेग से चल रहा है। तो यानी अगर आपके पास ये धरती का फ्रेम है, एस फ्रेम है, और इसकी अपेक्षा ये जो स्रोत है, ये जो सोर्स है, ये सोर्स v वेलोसिटी से आगे चल रहा है, तो हम एक एस प्राइम फ्रेम भी बना सकते हैं और स्रोत को यहाँ रख दे सकते हैं और ये v वेलोसिटी से स्रोत आगे चल रहा है। अपने फ्रेम में यानी इस फ्रेम में ये स्रोत न्यू नॉट आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न करता है। तो आवृत्ति का क्या अर्थ है यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी। जो तरंग है, जो वेव है, उस वेव को अगर हम ऐसा कहें कि ये वेव है, और साधारणतः इस तरह का चित्र बनाते हैं लोग वेव के लिए, विद्युत चुंबकीय तरंग है ये, तो जो विद्युतीय क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो कुछ इस तरफ हम लिख सकते हैं और ये ऐसा x इस तरफ
लिख सकते हैं। तो यानी इस तरह का वेरिएशन होता है। एक जगह पे ये क्षेत्र का मान सबसे अधिक है, यहाँ भी सबसे अधिक है, यहाँ सबसे अधिक है। तो ये जो स्थान होते हैं जहाँ क्षेत्र का मान सबसे अधिक होता है उसको हम लोग क्रेस्ट कहते हैं, क्रेस्ट या शिखर कहते हैं या श्रृंग कहते हैं। और ये जो स्थान है ये वाले, ये क्रेस्ट हो गए, ये सारे ये सब क्रेस्ट हो गए जहाँ सबसे अधिक है, ऐसे ये। और ये जो स्थान है ये वाले, इसको ट्रफ कहते हैं, गर्त, सबसे कम। ये जो स्थान है ये सब गर्त कहलाते हैं। तो एक शिखर, फिर गर्त, फिर शिखर, फिर गर्त, इस तरह से वो बनता है। तो जो सोर्स है, जो स्रोत है, आप ये समझें कि स्रोत लगातार नए शिखर पैदा कर रहा है और नए गर्त पैदा कर रहा है। और एक सेकेंड में या एक इकाई समय अंतराल में वो कितने क्रस्ट पैदा हुए, कितने क्रस्ट वहाँ से चले या कितने ट्रफ वहाँ से चले, ये आवृत्ति कहलाती है। तो जो अपना सोर्स है, जो जहाँ से वो तरंगें निकल रही हैं, वो जो सोर्स है वहाँ से एक ये क्रस्ट बना, ये क्रस्ट आगे चलेगा, फिर उसी के पीछे थोड़ी देर के बाद एक दूसरा क्रस्ट निकलेगा, उस समय तक ये क्रस्ट यहाँ पहुँच चुका होगा, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ से तीसरा क्रस्ट निकलेगा, ये और आगे पहुँच चुके होंगे। तो इस तरह से ये आगे इस तरह की रचना बनती है। तो एक यूनिट टाइम इंटरवल में या कहिए प्रति सेकेंड ये कितनी क्रस्ट निकाल रहा है, कितनी बार ये हाईएस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बना रहा है, वो इसकी आवृत्ति कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और ये बताया गया है कि इस फ्रेम में, अपने फ्रेम में, ये सोर्स न्यू नॉट आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न करता है। और ये जो सोर्स से चली हुई जो तरंग है, वो तरंग धरती पर खड़े किसी व्यक्ति को, यानी इस फ्रेम में खड़े किसी व्यक्ति को जब उस पर पहुंचती है तो वहाँ पर क्या आवृत्ति उसको मिलती है। धरती पर आती इन तरंगों की आवृत्ति निकालें, तो ये अपना प्रश्न है। तो पहले हम कहाँ से शुरुआत करेंगे? पहले हम इसके अपने फ्रेम पर देखें, इसके अपने फ्रेम में, एस प्राइम फ्रेम में, एस प्राइम फ्रेम में ही देखें। तो इस फ्रेम में एक क्रस्ट निकला, किसी समय पे एक क्रस्ट निकला, T1 टाइम पे मान लीजिए क्रस्ट, उस सोर्स ने एक क्रस्ट निकाला T1 समय पे, और थोड़ी देर के बाद ये क्रस्ट तो आगे बढ़ा और इसने एक दूसरा क्रस्ट निकाला, और वो कितने टाइम पे निकाला, तो कुछ T1 प्लस डेल्टा T इतने टाइम पे निकाला। तो एक क्रस्ट निकालने से दूसरे क्रस्ट निकालने में जो समय है, समय अंतराल, वो हुआ डेल्टा T। तो इसने एक क्रस्ट निकाला, सभी तरफ फैलेगा, तो इस तरफ को ये क्रस्ट निकला, ये एक समय पर हुआ ये काम। और फिर दूसरा क्रस्ट इसने निकाला, ये तो क्रस्ट अपना आगे बढ़ गया, फिर उसने एक दूसरा क्रस्ट अगला निकाला, वो तो दो इवेंट हो गए अपने पास। इन दो इवेंट्स को लेके हम चलेंगे। पहला क्रस्ट निकला, एक इवेंट, दूसरा क्रस्ट निकला, दूसरा इवेंट, उसके बीच में कितना समय अंतराल गुजरा, तो ये इतना समय अंतराल गुजरा, डेल्टा T प्राइम कह लें, क्योंकि सारा काम प्राइम फ्रेम में हो रहा है। और जो फ्रीक्वेंसी है वो इसी का व्युत्क्रम होगी, क्योंकि एक सेकंड में कितनी बार, यह है कि एक बार में कितने सेकंड लगे, तो इसलिए ये जो समय अंतराल है ये 1/μ0 ये इतना होगा। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि धरती के फ्रेम से ये एक क्रस्ट निकालने में और दूसरा क्रस्ट निकालने में जो समय अंतराल है वो कितना है। इसके अपने फ्रेम में ये इतना है, लेकिन धरती के फ्रेम में अगर हम जाएंगे तो वो समय अंतराल कुछ और हो सकता है।
और उसको अगर हम लिखें डेल्टा टी, किसको लिख रहे हैं हम? धरती के फ्रेम में दो लगातार शिखर यानी क्रेस्ट उत्पन्न होने के बीच का समय अंतराल, ये हम डेल्टा टी लिख रहे हैं। और डेल्टा टी प्राइम हम किसको लिख रहे हैं? फिर से उन्हीं दो लगातार शिखर उत्पन्न होने के बीच का समय अंतराल, लेकिन धरती के फ्रेम में नहीं, सोर्स के अपने फ्रेम में। और चूंकि सोर्स के फ्रेम में दोनों क्रेस्ट एक ही जगह से निकलते हैं, सोर्स से ही निकलते हैं, इसलिए सोर्स के फ्रेम में जो नापा हुआ समय अंतराल है डेल्टा टी प्राइम, ये प्रॉपर टाइम इंटरवल है। ये प्रॉपर टाइम इंटरवल है क्योंकि एक ही स्थान पर दोनों इवेंट हो रहे हैं। सोर्स से ही पहला क्रेस्ट निकला और फिर अगला क्रेस्ट निकला। तो सोर्स के फ्रेम में यहां देखें, इस फ्रेम में बात करें तो ओरिजिन से ही पहला क्रेस्ट निकला, ओरिजिन से ही अगला क्रेस्ट निकला। इसलिए इस फ्रेम में जो टाइम इंटरवल नापा जा रहा है वो प्रॉपर टाइम इंटरवल है। और प्रॉपर टाइम इंटरवल सबसे छोटा होता है। किसी दूसरे फ्रेम से देखेंगे तो टाइम इंटरवल उससे बड़ा हो जाएगा, उसको टाइम डायलेशन कहते हैं। तो इसलिए ये जो डेल्टा टी है वो होना चाहिए डेल्टा टी प्राइम डिवाइडेड बाय, बड़ा करना है ना तो भाग लगाना, एक से छोटी संख्या से भाग लगाना, तब बड़ा मिलेगा। और ये डेल्टा टी को बड़ा होना चाहिए डेल्टा टी प्राइम से, इसलिए ये ऐसा रिश्ता, अर्थात 1/μ0 और स्क्वायर रूट 1 - v² बाई c², ये इतना। तो धरती के फ्रेम से हम क्या देख रहे हैं? ये सोर्स इतने इतने टाइम इंटरवल के बाद क्रेस्ट भेज रहा है, लेकिन ये धरती पर आती तरंगों की आवृत्ति नहीं है। धरती पर जो पहुंच रहा है, जो यहाँ इस ऑब्जर्वर को, इस प्रेक्षक को जो क्रेस्ट मिल रहे हैं, एक क्रेस्ट मिला और फिर अगला क्रेस्ट मिला, उसके बीच में कितना टाइम इंटरवल है, उससे आवृत्ति निकलेगी इस फ्रेम के लिए। इसने कितने कितने समय पर क्रेस्ट निकाला वो इसकी आवृत्ति नहीं देगा। इतने इतने समय पर क्रेस्ट निकल रहा है ये बात तो हो गई है, लेकिन हमें कितने कितने समय पर मिल रहा है ये प्रश्न अभी भी शेष है। तो उसकी भी गणना करें, उसका भी कैलकुलेशन करें। ये धरती का ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है और ये एक फ्रेम है एस प्राइम, जिसके ओरिजिन पर एक सोर्स है, और किसी टाइम पर मान लीजिए t1 प्राइम टाइम पे इसने एक क्रेस्ट उत्पन्न किया जो क्रेस्ट के इधर को चला। और जिस समय, अब सारी बात हम धरती के फ्रेम से कर रहे हैं, ये जो ये फ्रेम है, ये फ्रेम ऐसा चल रहा है v वेलोसिटी से, ये हम सारी बातें अब धरती के फ्रेम से कर रहे हैं। तो किसी टाइम पे, प्राइम भी नहीं लिखें जब धरती के फ्रेम से कर रहे हैं, तो किसी समय t1 पर एक क्रेस्ट चला, और जिस समय ये क्रेस्ट चला उस समय जो ये दूरी है उसका भी आप कुछ नाम दे लें, d दूरी है, ये d दूरी है। जिस समय ये क्रेस्ट यहां से निकला है उस समय ये d दूरी है। अब इस क्रेस्ट को यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा और कितने समय पर, किस टाइम पर इसको ये क्रेस्ट मिलेगा? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, c वेलोसिटी से ही चलेगी किसी भी फ्रेम से आप देखें।
तो ये जो ऑब्जर्वर देखेगा वो पाएगा कि ये क्रेस्ट c वेलोसिटी से चल के यहां पहुंच रहा है। तो पहले क्रेस्ट के निकलने का समय ये t1 और पहले क्रेस्ट के पहुंचने का समय, कहां पहुंचने का, ऑब्जर्वर के पास तक पहुंचने का, ये होगा t1 प्लस d/c। इतना समय लगेगा इस क्रेस्ट को यहां तक पहुंचने में। अब अगले क्रेस्ट की बात करें, अगला क्रेस्ट कब निकलेगा? तो ये है धरती के फ्रेम में दो लगातार शिखर उत्पन्न होने के बीच का समय अंतराल इतना है। तो पहला अगर t1 समय पर निकला था तो अगला वाला t1 प्लस इतने समय पर निकलेगा। तो दूसरे क्रेस्ट के निकलने का समय ये कितना होगा? पहला क्रेस्ट तो t1 समय पे निकला था और उसके बाद इतना समय और जितना समय ये एक्स्ट्रा लगा है, जितना समय ये और लगा है, इसको मैं t1 प्लस डेल्टा टी लिख लेता हूं। ये जो डेल्टा टी समय इसको लगा है, उतने डेल्टा टी समय में ये फ्रेम और ये सोर्स आगे बढ़ चुका होगा। तो दूसरा क्रेस्ट जब निकल रहा है उस समय ये फ्रेम यहां नहीं है। जब पहला क्रेस्ट निकल रहा है उस समय ये फ्रेम यहां है। जब दूसरा क्रेस्ट निकल रहा है उस समय में ये पूरा फ्रेम यहां से आगे बढ़ चुका होगा और सोर्स भी यहां पहुंच गया होगा। ये क्रेस्ट नंबर 2 है, ये क्रेस्ट नंबर 1 है। कितना आगे बढ़ गया होगा? कितना समय? डेल्टा टी समय। डेल्टा टी समय के बाद दूसरा क्रेस्ट निकल रहा है। डेल्टा टी समय में ये कितना आगे बढ़ गया? v इंटू डेल्टा टी, इतना आगे बढ़ गया। तो जिस समय ये दूसरा क्रेस्ट निकला है उस समय इस प्रेक्षक से उसकी दूरी d प्लस वी डेल्टा टी हो गई है। इस क्रेस्ट को कितनी दूर चलना पड़ेगा यहां तक पहुंचने के लिए? d प्लस वी डेल्टा टी, इतनी दूर चलना पड़ेगा। तो कब मिलेगा उसको ये क्रेस्ट? इसको कब मिलेगा, किस समय पे मिलेगा? तो दूसरे क्रेस्ट के पहुंचने का समय, दूसरे क्रेस्ट के पहुंचने का समय ये लिखें। दूसरा क्रेस्ट निकला है कब? इस समय पे t1 प्लस डेल्टा टी, इस समय पे निकला है। और कितना उसको और समय लगेगा यहां से यहां तक आने में? तो d प्लस वी डेल्टा टी और बटा c, इतना समय लगेगा इतनी दूरी तय करने में, क्योंकि इसकी भी स्पीड c रहेगी तो इतना समय लगेगा। तो पहला क्रेस्ट मिला मुझे, फिर अगला क्रेस्ट मिला मुझे, कितनी देर बाद मिला? तो हम घटा दें। दूसरा क्रेस्ट इस समय पे मिला है और पहला क्रेस्ट इस समय पे मिला है। तो जो समय अंतराल है एक क्रेस्ट मिलने के बाद दूसरा क्रेस्ट मिलने में, वो लिखें 2 लगातार क्रेस्ट के पहुंचने के बीच का समय अंतराल। धरती के फ्रेम से, सोर्स के फ्रेम से तो हमें पहले ही से पता है,
सोर्स के फ्रेम से हमें पहले ही से पता है कि ये डेल्टा टी प्राइम है, 1/μ0 है, उसकी चिंता नहीं है अपने को। दो लगातार क्रेस्ट के पहुंचने के बीच का जो समय अंतराल है धरती के फ्रेम में, वो अब हम लिखें। ये पूरा T1 प्लस डेल्टा टी प्लस डी प्लस वी डेल्टा टी बटा सी और माइनस पहला क्रेस्ट जो पहुंचा है वो इस समय पहुंचा है, T1 प्लस डी बाई सी। इसका कैलकुलेशन करना है। तो इसका कैलकुलेशन करें, आप देखें T1 से T1 तो काट दीजिए, डी बाई सी से डी बाई सी को भी काट दीजिए, तो क्या बच गया, यहां बच गया डेल्टा टी और प्लस वी डेल्टा टी और बाई सी, अर्थात डेल्टा टी इंटू 1 प्लस वी बाई सी, इतना बच गया। ये है लगातार दो क्रेस्ट के आने के बीच में इतना समय, इतने समय के बाद क्रेस्ट आ रहे हैं। तो जो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, वो इसी का व्युत्क्रम है, इसी का उल्टा है। लेकिन ये आवृत्ति हमें लिखनी किसके टर्म्स में है, न्यू नॉट के टर्म्स में। मैंने यहाँ मिटा दिया है, लेकिन आप ध्यान दीजिए डेल्टा टी प्राइम जो था वो 1/μ0 था और डेल्टा ये प्रॉपर टाइम इंटरवल है और यहाँ जो इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल था वो इससे बड़ा होगा, अर्थात ये इतना होगा। ये डेल्टा टी है, इसको आप यहाँ रखें। तो ये जो समय है ये समय हुआ 1 प्लस वी बाई सी गुना डेल्टा टी, अर्थात न्यू नॉट यहाँ और स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर यहाँ। क्या है ये, दो लगातार क्रेस्ट के पहुंचने के बीच का समय अंतराल है ये, और इसलिए जो आवृत्ति है वो इसी का व्युत्क्रम है। धरती के फ्रेम में सब कुछ हो रहा है, तो जो आवृत्ति है वो इसी का उल्टा है। आवृत्ति धरती के फ्रेम में न्यू नॉट स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर और बटा 1 प्लस वी बाई सी। इसको आप लिख सकते हैं न्यू नॉट और इसके फैक्टर कर सकते हैं 1 माइनस वी बाई सी और गुना 1 प्लस वी बाई सी और बटा ये 1 प्लस वी बाई सी। और इस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी बाई सी से अगर इस 1 प्लस वी बाई सी को आप काटें तो नीचे में ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी बाई सी बचेगा, और इसलिए इस पूरे को आप लिख सकते हैं न्यू नॉट पूरे पे स्क्वायर रूट, ऊपर में 1 माइनस वी बाई सी और नीचे में 1 प्लस वी बाई सी। ये है फ्रीक्वेंसी, ये है आवृत्ति। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं न्यू नॉट स्क्वायर रूट सी माइनस वी और सी प्लस वी। जो सोर्स का अपना फ्रेम है उसमें आवृत्ति ये है, और जो धरती पर फ्रेम है जिसकी अपेक्षा यह सोर्स v वेलोसिटी से चल रहा है वो आवृत्ति ये इतनी है। तो इसको कहते हैं रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट। अगर सोर्स दूर जा रहा है तो आप देख रहे हैं कि ये जो न्यू है ये न्यू नॉट से कम है,
फ्रीक्वेंसी घट जाती है, वेवलेंथ बढ़ जाता है। बहुत प्रसिद्ध बात है, सभी जानते होंगे कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। तो ये कैसे पता चला कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है? इसी के कारण से पता चला। जो दूर की गैलेक्सीज हैं, जो ज़्यादा स्पीड से जा रही हैं, उनसे जो विद्युत चुंबकीय तरंगे आ रही हैं, उनकी आवृत्ति में इस तरह का शिफ्ट दिखाई पड़ा, इस तरह का अंतर दिखाई पड़ा। और जो जितनी दूर की गैलेक्सी है उसके अनुसार उसका उतना अधिक शिफ्ट है। तो वहाँ से सब कैलकुलेशंस हुए कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है।